अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकवतन.टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान हसन खालिद। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 3 मई को हर साल आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद सहाफ़त की बुनियादी असूलों की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर एतमाद का इज़हार करना और दुनिया में सहाफ़त के मौजूदा सूरत-ए-हाल की शक्ल को पेश करना है। नेल्सन मंडेला जैसे जो अज़ीम लीडर हैं, उन्होंने भी इस दिन की हिमायत की और आज तक ये दिन मनाया जाता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में सहाफ़ियों को वो सहूलतें या सहाफ़ियों को वो आज़ादी मुहैया नहीं की जाती पाकिस्तान में, जो कि उनका हक है। बहुत से ऐसे मुकदमात हैं जिसमें सहाफ़ियों को बेदर्दी से कत्ल किया गया, लेकिन आज तक उन मुकदमात का कोई हल या कोई उन मुकदमात का कोई नतीजा न निकल सका। इसी तरह ज़ीशान अशरफ भट्ट, जो कि 2 साल पहले उनको कत्ल किया गया समरियाल में अपनी ड्यूटी निभाते हुए एक सियासी शख्सियत की जानिब से। उन्हीं की फैमिली हमारे साथ आज मौजूद हैं, जिनसे आज हम जानेंगे कि इस वाक़े का जो इस वाक़े के बाद जो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा और सबसे पहले ये वाक़या पेश किस तरह आया। तो अशरफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ भट्ट साहब के वालिद हैं। सर, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी, जी। अशरफ भट्ट साहब, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी, जी, आ रही है। जी। अच्छा, सबसे पहले जितना अफ़सोस किया जाए इस वाक़े पे वो कम है। मैं हमारे जो नाज़रीन हैं, जो हमें देखने वाले हैं, उनकी आगाही के लिए मैं आपसे चाहूँगा कि जो वाक़या पेश आया उसके बारे में कुछ हमें बताइएगा और उस वाक़े के बाद जो मुश्किलात आपको जिनका सामना करना पड़ा, उनके बारे में हमें बताइएगा। जी। आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पा रही। मैं कह रहा हूँ कि हसन भाई को जो जिस मदरसा वाले से थोड़ी वो रोशनी आ रही है, ताकि जो मेहमान बैठे हैं या नाज़रीन देख रहे हैं उनको पता आप चल अगर कैमरा अपने करीब कर लें। जी हसन भाई, ठीक है। जी, अब बोलिएगा। जी हसन भाई, और मेरा भाई का नुमाइंदा था इधर। इमरान असलम जो चेयरमैन था, वो चेयरमैन था उसको था। उसने जो है ना वो बड़ा टैक्स लगाया था इधर गांव पेटवाला के जो मजदूर दुकान वाले हैं उनके ऊपर। तो वो मेरे भाई के पास आए, उन्होंने बोला कि यार जिशान, ये हमारे ऊपर टैक्स ला दिया, हम तो पहले ही गरीब लोग हैं, हम कहाँ से इतना जो है ना टैक्स दें आपको। अच्छा। तो जिशान ने बोला कि ठीक है, वो ना मैं अपना यूनियन काउंसिल जाके पता करता हूँ क्या मामला। जी ठीक है। जी, तो वो जिशान गया यूनियन काउंसिल, उसने जो है ना उधर पूछा। अच्छा। उसने बोला कि हम डिटेल नहीं दे सकते, हमें चेयरमैन ने मना किया हुआ है। उसने बोला नहीं आप मुझे दे, रजिस्टर पकड़ के वो तस्वीर बनाने लगा है। तो अमले ने बता दिया कि इमरान इधर जो इरफान भट्ट साहब, थोड़ा सा मोबाइल अपने करीब कीजिएगा। जी सुनो भाई, ठीक जी, है। अब बोलिएगा। जी, अब बोलिएगा। वो उन्होंने जो है ना वो डिटेल मांगनी शुरू की। जो है ना अमले के बंदे ने वो कॉल कर दी कि इधर इंसान आया, वो जो है ना वो डिटेल मांग रहा है। तो वो जो है ना अच्छा। उसने बोला डिटेल नहीं दे, मुझे जो है इसकी बात करवाएं। जिशान से वो बात कर रहा है। उसने बोला कि मैं इधर का चेयरमैन हूँ, तुम कौन होती हो? इसका मालिक मैं हूँ, तुम इधर अच्छा। डिटेल लेने वाले। उसने बोला मैं एक जिम्मेदार सहाफी हूँ, एक जो है ना कौमी अखबार के साथ मेरा ताल्लुक जानते हो, तो मैं डिटेल मांगने, अगर जो ये लीगल है तो उसका जो है ना मुझे नोटिस दे दे। उसने बोला कोई नहीं, मैं तो कर दूंगा। उसने ठीक बोला है। मैंने नहीं।
ये मेरे गांव का जो है मसला है, मेरे गरीब लोग हैं वो मेरे पास आए हैं, उन्होंने बोला नहीं तुम ठीक नहीं ठहरो, हम तुम्हें आके कत्ल कर देंगे। वो आया है, अच्छा। वो उसने फिर जो है ना कॉल की है थाने में मुहर्रर को, हम्म। उसने बोला है कि खान असलम मुझे धमकियां दे रहा है, मुझे जो है ना जान को खतरा है, तो इधर मुलाजिम भेजो जल्दी। उसकी जो अच्छा। सारी रिकॉर्ड डिटेल है वो भी मौजूद है, वो आपको मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है। तो वो उसने जो है ना थाने कॉल की है, फिर उसने जो है ना एसएचओ को कॉल की है, एसएचओ को कॉल करके बोल रहा है कि मुझे इमरान असलम चेयरमैन है वो कत्ल करने आ रहा है। एसएचओ ने बोला ठीक है चलो मैं कुछ करता हूँ। उसने दोबारा ठीक जीशान ने कॉल ठीक है। की है, एसएचओ ने फिर दोबारा कॉल अटेंड ही नहीं की। ठीक है। फिर उसके बाद डीएसपी को कॉल की है, डीएसपी से भी बात नहीं हुई। फिर उसने 15 पे कॉल की है, 15 पे भी जो मदद उसकी नहीं आई कोई। इतनी देर में वो चेयरमैन जिसका काउंसिल थी हिना से साहिबा, उनसे बात कर रहा है कि आपका चेयरमैन मुझे अच्छा। मारने आ रहा है। I can't hear anybody and I can't see anybody. I can see people but I इतनी देर can't में इमरान अपने साथियों के साथ आया, आके उसने जो है ना ठीक है। उसके ऊपर फायर किया। वो उधर मौका के ऊपर ही जवाब हो गया है। अच्छा। तो अभी उसके बाद हम मुसलसल हमें जो है ना कत्ल की धमकियां आ रही हैं, हमारे मुलाजिम को कत्ल की धमकियां आ रही हैं। हम डीपीओ साहब के पास भी जाते हैं लेकिन डीपीओ साहब हमें मिलते ही नहीं। मैं परसों भी गया हूँ, परसों भी recently मुझे जो है ना मेरे मुलाजिम को कत्ल की धमकियां दे के किया कि तुम उधर काम करना छोड़ दो, हमने उनको कत्ल करना है। मैं ये सारी अच्छा। बात करके डीपीओ साहब से मिलने गया हूँ, लेकिन डीपीओ साहब मुझे मिले नहीं। रोजे में मैं था, मैं 2 घंटे ऊपर बाहर खड़ा रहा हूँ, मुझे चाचू नासर को कहो जल्दी जाओ। ठीक है। तो ये हमारे साथ के जुल्म ज्यादती हो रही है। उसके बाद एक तो हमारा भाई चला गया है, उसके बाद हमें थ्रेट्स आ रही हैं, हमें कत्ल की धमकियां दे रहे I हैं, can't hear you. हमें कत्ल कर देंगे। जो सारा जो है ना अच्छा। इमरान मैं आपको प्रोग्राम करना है कि नहीं करना? सारा पता है। जब ये आओ अपोजिशन में थे, कमरे और जलसा वो कर रहे थे, उन्होंने बोला था जीशान का दिया था कि जीशान के साथ जुल्म हुआ है, उसको कत्ल किया गया है, ठीक है। अच्छा। लेकिन उसके बाद वो वज़ीर आज़म में हम उनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं, हमसे वो मिलते नहीं है। अब जो है ना वो हमारे पास उस ओके। वक्त सारे आवाज नहीं आ रही मुझे अपोजिशन में और ये कैमरा भी शायद टेढ़ा हो गया। डॉक्टर फरदौस आशिक साहब आए हैं, उस्मान डार साहब आए हैं, सारे आए हैं। लेकिन अब जब हम उनसे बात कर रहे हैं हमारी वो कॉल भी नहीं उठाते, तो हम आवाज नहीं किसके आ अच्छा, रही पास इरफान इसलिए भट्ट बहुत साहब, लाउड। इरफान भट्ट साहब एक मिनट। आसिफ बाजवा साहब, आपको आवाज आ रही है? अब नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही। जी जी आवाज आ रही। अच्छा, इरफान भट्ट साहब आप जरा कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तब ये सब हमारे उस्मान डार साहब भी जो है ना आवाज इन्होंने भी आती है तो वो भी ठीक है। जो है ना वो डॉक्टर फरदौस आशिक साहब हमारे पास आई। फिर जो है ना अच्छा। इमरान खान साहब जो वजीर आजम है, उनको पता है, उनकी वीडियो हमारे पास है वो जलसे की। तो हम अच्छा। पता करने की कोशिश करते हैं, हमारी कोई सुन नहीं रहा। हमें किस जुर्म की भाईजान सजा मिल रही है? क्या हमारा भाई सवाती था उसकी मिल रही है, या हम मुसलमान है उसकी मिल रही है, या हम पाकिस्तानी है उसकी मिल रही है? हमें यही तो पता है हमारा। ठीक है। हमारी क्यों नहीं कुछ आसिफ बाजवा सुनता? साहब, आपको आवाज आ रही है? चलो ये तो ठीक है, आवाज नहीं आ रही, इसको दबाओ फिर। ठीक है। इरफान भट्ट साहब, अच्छा इरफान भट्ट साहब मुझे ये बताएगा, जो जो सियासी शख्सियात आपके पास आई थी इस मामले जी के इस मामले के बाद, उन्होंने जी कोशिश नहीं की कि वो डीपीओ या जो भी पुलिस का जो मामला था उसको एक्टिवेट करके कुछ हल उसका निकाल सकते हैं? जी, बिल्कुल कोई कोशिश नहीं की। मैं कितनी दफा खुद गया हूँ, अच्छा। कोई सुनता ही मिलता ही नहीं भाईजान। मैंने वजीर आजम साहब को भी दरखास्त दी है, वजीर दाखिला को दी है, किसी के ऊपर हमारी जो है ना एप्लीकेशन रद्द अमल आता ही नहीं, हमें कोई अच्छा। पूछता ही नहीं, कॉल नहीं आती कि यार आपने ये एप्लीकेशन दी है, इसका क्या मामला? हमें ठीक है। वो पोर्टल पे दी है, उस पर भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा।
ठीक है, तो जो पुलिस वाले इन्वॉल्व थे इस पूरे मामले में, जिन्होंने ज़ीशान साहब की मदद नहीं की, उनको कुछ सजा मिली है हुकूमत की जानिब से? उनको सर सजा ये मिल रही है कि वो थाना तो थाना ऐसा क्यों लग रहे हैं सारे, अच्छा। ये सजा मिल रही है। सजा तो हमें मिल रही है, एक हमारा भाई चला गया, दूसरा हमारा कारोबार तबाह हो रहा है। हम जो है ना दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, कभी किसी के दर पे कभी किसी के दर पे, हमें हमारी कोई सुन नहीं रहा। वो ऐसा है जो जो सारा उसकी जो वो गिल्टी है, लेकिन उसको सजा नहीं दी। जो जब जीशान की जीआईटी बनी थी, वो उस जीआईटी का हिस्सा भी वो एसएचओ था। तो बताएं अच्छा। वो एसएचओ हम कैसे इंसाफ दें? अच्छा, आसिफ बाजवा साहब, आपका कमेंट मैं इस पे लेना चाहूंगा। आसिफ बाजवा साहब, वो जो नंबर है ना तुम्हारा नया वाला, वो जो 111 वाला है ना, उसको मैं कर लेता हूँ, उसको मैं अपनी उस पर बुलाता हूँ। आसिफ बाजवा साहब, आपको आवाज आ रही है? कि म्यूटेड लिखा हुआ है। आसिफ बाजवा साहब, आपको आवाज आ रही है? इसको हटा दो नीचे माइक को, लेकिन आ नहीं रही आवाज। आसिफ बाजवा साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, आपको आवाज आ रही है? आप देखें। हेलो, मुझे इसको बुलाओ, हेलो, इसको बुलाओ, चलो। आसिफ बाजवा साहब, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, इरफान भट्ट साहब, जी सर। आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल मुझे आ रही है, इनको नहीं आनी सर। ठीक। अच्छा, इरफान भट्ट साहब, मुझे ये बताइएगा, जो प्रोसीडिंग्स जब जीआईटी बनी, जब इस पूरे मामले को उठाया गया, जी उम्मीद तो सर। यही है हम मीडिया वालों की कि इसका कुछ हल निकलेगा, लेकिन जब इसका हल जी नहीं निकलता, तो आपने उसके बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ जाने की कोशिश की? जी बिल्कुल, उधर भी हम कितनी दफा गए हैं। अब इधर जो दहशतगर्दी जज साहब ने लगाई थी, चीफ जस्टिस साहब ने बोला था कि इसमें 780 बनती है, ठीक है। ठीक है। 780 इधर दहशतगर्दी की अदालत है, जो खसूसी अदालत है गुजरांवाला में। उधर जो ठीक है है। ना, उसने इसके पीछे बहनोई है, और इसकी बहन है जो केस की पैरवी करती है सारा, ठीक अच्छा। है। उसने जो है ना एप्लीकेशन दी कि जो है ना हमारी ये एफआईआर गलत है, इनकी हमारे ठीक है। ऊपर बर्डन है, ज्यादती हुई है, तो ये कैंसिल की जाए। हमारी दहशतगर्दी जो है ठीक है। केस की, वो भी कैंसिल कर दी गई। फिर हम जो है ना ओके। अदालत हाई कोर्ट लेके गए केस, ठीक है। जो है ना जो है ना वो दफा लगाने के लिए। हम्म। हाई कोर्ट में भी हम जो है ना तकरीबन 4-5 माह, उधर भी 6 माह में लग गए, लेकिन उधर से हमारी उधर से भी कैंसिल हो गई। अब हम दोबारा जो है ना अच्छा। उधर हम सुप्रीम कोर्ट लेके गए हैं, उधर हमने दायर की है। अब देखिए हमें कब जो है ना उधर से आर्डर आते हैं। हमने तो कोई ठीक है। ऐसा दरवाजा नहीं छोड़ा जहां हम नहीं गए। ठीक है। ठीक है, आसिफ बाजवा साहब, अब आवाज आ रही है आपको? आसिफ बाजवा साहब, आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आवाज आ रही है। उस्मा कारदा साहिबा, आपकी वीडियो हम तक नहीं पहुंच पा रही। क्या वजह है? मैं तो बैठी हुई हूँ यहाँ पे। अच्छा, मैंने तो अपनी आपने इरफान भट्ट साहब का अगर बयान सुना हो, तो उनका ये कहना था कि जीआईटी भी बनी, बहुत सी इसको मामले को उठाया भी गया ज़ीशान भट्ट साहब के कत्ल को, लेकिन इसका कुछ हल नहीं निकल पाया। आप चूंकि हमारे शो में हुकूमती एक तरह की नुमाइंदगी कर रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगी इस पूरी नाइंसाफी पर? देखिए, ये बहुत अफसोसनाक बात है, ऐसे होना नहीं चाहिए था। और हम्म। जो भी इसके पीछे मुहर्रिकात हैं उनकी इंक्वायरी की जाएगी, और अल्लाह अल्लाह करे कि ये सारा सिलसिला पता चल जाए। एक बड़े हम तो बहुत आई थिंक इसका एक लॉस है, और पाकिस्तानी किसी की भी जान जाती है तो वो हम सारों के जी। लिए जो है
बड़े वो एक गम की बात होती है। और अल्लाह ताला जी इनको इनकी जो भी जिसने भी ये किया है घिनौना फेल, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना जो है वो हम सबका फर्ज है। जी। लेकिन उस्मा कारदा साहिबा, सियासी जो शख्सियात होती हैं वो मीडिया पर बहुत उनका इन्हिसार होता है कि मीडिया के जो लोग हैं, जो सहाफ़ी हैं, वो उनकी बात अवाम तक पहुंचाते हैं। लेकिन लेकिन जब मीडिया की जो आवाज़ है वो सियासी शख्सियात तक नहीं पहुंचेगी तो किस तरह से काम चलेगा? देखिए, मीडिया पीटीआई की जो हुकूमत है, हमने जी हमेशा ये बिलीव किया है कि मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट है। जी और फ्रंट लाइन के जिस तरह डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स और हेल्थ वर्कर्स हमारे फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं, इसी जी तरह से हमारे जो मीडिया के जो सारे लोग हैं, चाहे वो उनमें एंकर्स हों, बीट रिपोर्टर्स हों, कैमरामैन हों, हमारे जर्नलिस्ट हों, वो भी फ्रंट जी लाइन वॉरियर्स हैं। वो भी अपनी जान पे खेल के जाते हैं और एक हमारे तक इंफॉर्मेशन और सारी हर चीज़ की जो फुटेज है वो हमारे तक उनके थ्रू ही पहुंचती है। और उनके लिए तो हम हेलो उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और बिल्कुल उनकी बात क्यों नहीं पहुंचती हमारे तक, सारी उनकी हम बात पहुंचती भी है और हमारे लिए वो बहुत मुअज़्ज़ज़ भी हैं। और जो भी हम हमारी कोशिश है कि हम कल आई थी इसको फिर व्हाट्सएप पे, जिस तरीके से इनको हेल्प और कर फिर सके हम करें इनको। ठीक है। इरफान भट्ट साहब, आपने उस्मा कारदा साहिबा जो कि पीटीआई से ताल्लुक़ रखती हैं, हुकूमती जमात से ताल्लुक़ रखती हैं, उनका आपने जी ये बयान सुना। आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपके साथ तो ये नाइंसाफ़ी हो रही है, अब तक 2 साल हो चुके हैं इस वाक़े को। जी सर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हम तो देखें हर किसी के आगे झोली फैला रहे हैं इंसाफ की। देखिए इमरान खान साहब खुद जो अब वजीर आजम है, उनको इस हुँ, मामले का पता है सारा। मैंने सिटी पोर्टल पे जो है ना एप्लीकेशन दी है, मैंने थ्रू टीसीएस की है, उनके ऑफिस में जो है ना टीसीएस की है एप्लीकेशन। लेकिन उन्होंने एक कोई रद्द अमल नहीं मुझे आया कि ठीक है हम जो है ना, एक कॉल भी नहीं आई कि हम इंशाल्लाह आपको इंसाफ दिलवाते हैं, या हमें डीपीओ साहब ने बुलाया हो या डीआईजी साहब ने बुलाया हो या आईजी साहब ने बुलाया हो, किसी ने नहीं बुलाया। हुँ, ठीक हुँ। है, तो हमें तो इंसाफ चाहिए। उस्मा कारदार साहब भाई जो है ना, हमें इंसाफ दिला दें। हमें तो इंसाफ चाहिए। आसफ बाजवा साहब दिला दें। हमें तो हमारे भाई के कातल जो है ना सलाहू के पीछे चाहिए। ठीक है। उस्मा कारदा साहिबा, आप कुछ कहना चाहेंगी क्योंकि आप लोगों की हुकूमत है पंजाब में? जी बिल्कुल, आपके तवज्जुह से मैं गुजारिश करूंगी कि ये प्लीज मुझे भी अपनी वो जो उन्होंने आप कह रहे हैं कि जो रिक्वेस्ट भिजवाई है और जो जी, एप्लीकेशन दी है वो मुझे भी भेजें। मैं इंशाल्लाह ताला खुद चीफ मिनिस्टर पंजाब तक ये पहुंचाऊंगी, क्योंकि हम लोग पंजाब से की पार्लियामेंट जी, से हैं। और इंशाल्लाह ताला जो भी इसके लिए एक्शन लेनी है वो ये मेरे साथ खुद भी राब्ता करें और मैं इनके साथ राब्ते में रहूंगी। और मैं इनको पूरी मैं यकीन दिलाती हूँ कि हमारी सारी जो कॉपरेशन है वो इनके साथ है, हम इनके साथ खड़े हैं। और जो भी ठीक है। हुकूमत कर सकेगी वो इंशाल्लाह ताला जरूर करेगी। ताकि इनके दायरे बहुत दुख होता है, इस तरह से बहुत बड़ा लॉस है कि इंसानी जान का ज़िया है। जी, और हम लोग बिल्कुल इनके साथ खड़े हैं और हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ठीक है। क्योंकि उस्मा कारदा साहिबा, हमारे इस शो का मकसद या इरफान भट्ट साहब को बुलाने का मकसद ये नहीं है कि हम मसले को बढ़ाएँ। हमने एक मसले का हल ढूँढना है। हमने जो ज़ीशान भट्ट साहब हैं उनको इंसाफ दिलवाना है। तो अगर आप ये चीफ मिनिस्टर साहब तक पहुँचा देती हैं बात, तो इससे अच्छी बात शायद कुछ भी नहीं होगी। तो इरफान भट्ट साहब, आप क्या कहना चाहेंगे उस्मा कारदा साहिबा के इस बयान पर? बिल्कुल साहब, देखिए इनका हम जो है ना तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे जो है ना भाई की केस के जो है ना हवाले से हमें जो है ना इंसाफ दिलाने की जो है ना यकीन दहानी दिलाई है। हमें ठीक है, इनका उस्मा कारदा साहबा का हमें पर्सनल मोबाइल नंबर मिल जाए, हम इनसे राब्ता करें। हम वो इमरान खान साहब की जो वजीर आजम साहब की स्पीच है जलसे में, हम वो भी इनको सेंड करते हैं। हमारे साथ जो जुल्म ज्यादती अभी तक हुई है, हम वो हुँ, एप्लीकेशन भी दे रहे हैं। हमें जो थ्रेट्स आ रही हैं, हम वो भी ऑडियो कॉल्स जो है इनको रिकॉर्डिंग भेजते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। हमारा तो बिल्कुल कारोबार तबाह। ये मेरे बुजुर्ग देख ले, बीमार हैं, जब से जी शान फौत हुआ है हम इनको हॉस्पिटल ही रखते हैं।
देख ले हालत इनकी। हम अब इनको संभालें या अपने भाई के कातलों को जो है ना ढूंढे? हम किधर जाएं भाईजान? ठीक, उस्मा कारदा साहिबा, आप इनसे कांटेक्ट में रहेंगी अब? उस्मा साहिबा, आपको आवाज आ रही है? जी जी, आपकी उस्मा आवाज साहिबा, आ रही आप है। ठीक है, ठीक है। आपका कांटेक्ट नंबर इरफान भट्ट साहब से उस्मा साहिबा, आवाज आ रही है आपको? आपकी जी आवाज मुझे नहीं पहुंच रही सही। अच्छा, आसिफ बाजवा साहब, आपको आवाज आ रही है? यार मेरा चलो आ नहीं आ रही। आसिफ बाजवा साहब, ओके। इरफान भट्ट साहब, आवाज बंद हो गई। इरफान भट्ट साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी सर, मुझे बिल्कुल क्लियर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा, इसको आपने वकला जो इस हायर किए इस पूरे केस को चलाने के लिए, उसमें कोई माली मदद या किसी तरह की भी मदद सियासी शख्सियात की जानिब से की गई जो आपके हल्के की? बिल्कुल सर, हमारी किसी ने मदद नहीं की। हम अपनी मदद आपके तहत, हमारा अल्लाह हमारी मदद कर रहा है। दूसरा, जो हमारे सहाफी भाई हैं, सहाफी तंजीमें हैं, ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के बिल्कुल साथ चल रही हैं। लेकिन हम जो अच्छा, से वकला की जो बारी जो है ना, वो फीसें हैं, वो हम अपने जो है ना बच्चों का पेट पाल के उनके मुंह से निवाला छीन के हम जो है ना वो वकला हजरात को दे रहे हैं। ठीक। उस्मा साहिबा, आपको आवाज आ रही है? कट कट के आ रही है, आप क्वेश्चन बताएं। ठीक है। इरफान भट्ट साहब कहते हैं कि वो कोऑर्डिनेट करने को तैयार हैं आपसे, अगर आप उनकी मदद कर देती हैं सीएम तक आवाज पहुंचाने में। जी मैंने आपको पहले भी यकीन दहानी कराई है कि ये मेरे से राब्ता कायम करें, और मैं इंशाल्लाह जो भी इनकी अपनी कैपेसिटी में जो भी इनकी मदद कर सकूंगी, मैं जहां तक मेरी पहुंच है। कल हमारी सीएम साहब से एक मीटिंग भी है, अगर ठीक है, स्काइप पे, और अगर वो अपनी मुझे इन्फॉर्मेशन उससे पहले पहुंचा दें तो मैं उनको उनको जरूर पहुंचा दूंगी, और वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हर तरीके से इनकी दाद रसी हो। ठीक है। ठीक है। इरफान भाई, आपने बात सुन ली? जी सर, सुन ली मैंने। आप शो के कल बाद मुझे जी बोलिए। कल मुझे इनका नंबर मिल सके, मैं वो जो एप्लीकेशंस वगैरह वीडियोस वगैरह मैं इनको वो व्हाट्सएप कर दूं। ठीक है, शो के बाद आप उस्मा साहिबा से कांटेक्ट करके अपने मसले को आगे तक पहुंचा दीजिएगा। थैंक यू सर। इंशाल्लाह ठीक है, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया इरफान भाई। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। बहुत ठीक। आसिफ बाजवा साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? मुझे आवाज आ रही है आपकी जी, ठीक है। ठीक है। आसिफ बाजवा साहब, हमारे साथ अगर आपने सुना हो, इरफान भट्ट साहब मौजूद थे, जिशान भट्ट, जो कि सहाफी जिनको कत्ल किया गया समड़ियाल में 2 साल पहले। जी वो अपने मसाइल हम तक पहुंचा रहे थे कि किस तरह एक सियासी शख्सियत की जानिब से ही उनको, जिशान को कत्ल किया गया, और उसके बाद पुलिस की जानिब से कोई उनकी मदद को नहीं आया। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो नाइंसाफी है हमारे मुल्क में, इसका हल कुछ निकलेगा अगले कुछ सालों में? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि ज़ीशान अशरफ भट्ट को दिन दहाड़े कत्ल किया गया, और जी, ये बहुत बड़ा एक जुर्म था। 302 का एफआईआर दर्ज की गई, और जी, कत्ल होने से पहले वो बेचारा फोन पे बातें करता रहा, कभी किसी जी, से रब्ता करता रहा, कभी किसी से रब्ता करता रहा, लेकिन उस जी, बेचारे की किसी ने न की। जी, लेकिन बात यह है कि उस वक्त के बाद आज तक मेरा ख्याल है शायद वो गिरफ्तार भी नहीं हो सका। मुलजम जी, जो थे वो दंदराते फिर रहे हैं और उसको लगाते फिर रहे हैं। और आज जैसा कि आज़ादी सहाफत का दिन है, सहाफत का दिन है आज, तो मैं अरबाब इख्तियार से अपील करूंगा, डीपीओ सियालकोट से, डीआईजी साहब से, आरपीओ साहब से, आईजी पंजाब से, कि ज़ीशान भट्ट के कातलों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनको
कानून के कटहरे में पेश किया जाना चाहिए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकें और जिन लोगों ने उस बेगुनाह शख्स को जो अपने फायदे मनसब भी अदा कर रहा है, तो अवाम के काम के लिए वो वहां पे गया था लेकिन उसको कत्ल कर दिया गया। लेकिन आसिफ बाजवा साहब आपकी हुकूमत रही पिछले 5 साल, उससे भी आपने 3 टर्म्स एक तरह की आपने मुकम्मल की अपनी। पिछले जो 5 साल गुजारे उसमें मीडिया को आप लोगों से बहुत शिकायत रही कि आप लोग मीडिया की जो आज़ादी है उस पर आप उनको कंटेन करते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज भी पीटीआई की जो हुकूमत है उससे भी सारे दौर में जो दौर था 2013 से लेकर 2018 का जो दौर था उसमें कतई तौर पे मीडिया पे किसी किस्म की कोई पाबंदियां नहीं थी और जितनी पाबंदियां आज हैं या जिस तरीके से मार्शल लॉ लगा हुआ है मीडिया के ऊपर और जाति पसंद और नापसंद है, आज मीडिया के वर्कर जो है वो बेरोजगार हैं और मीडिया के जो है वो भी इनके जो उनकी जो तनख्वाहें हैं वो साबका दौर की या इस दौर की वो ये 6 अरब रुपए से ज्यादा के जो फंड्स हैं वो रिलीज किए जाने चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि मीडिया आज रियासत का चौथा पिलर है। पहले ये चौथा पिलर नहीं था। आज के इस दौर में मीडिया एक अपना जिम्मेदार जो उसका किरदार है वो जिम्मेदारी से निभा रहा है, लेकिन मीडिया को जो आज़ादी चाहिए, जितनी पाबंदियां आज है पाकिस्तान के मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इससे पहले कभी भी नहीं थी। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग आज की दौर हुकूमत में कतई तौर पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। उस्मा साहिबा आपके सामने है पाबंदियां और रोजाना की बुनियाद पे जिन लोगों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है वो भी आपके सामने है। ठीक है। आज जो कहते थे कि नया पाकिस्तान होगा या 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा, आज मीडिया जो है वो देख रहा है कि जो एक पाकिस्तान बनाना चाहते थे उन्होंने कितने पाकिस्तान बना दिए हैं। ठीक है, उस्मा साहिबा आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी? उस्मा साहिबा आपको आवाज आ रही? लगता है कोई टेक्निकल मसला है। अच्छा आज बात करता हूं। आज 3 मई को दोपहर 2-2:30 बजे के बाद असद उमर साहब टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जियो न्यूज को ये जुर्रत नहीं, आज की तारीख को 3 मई को दोपहर 3 बजे जियो न्यूज को ये जुर्रत नहीं हुई कि वो असद उमर की स्पीच को या उनकी मीडिया ब्रीफिंग को कट करके अपना 3 बजे का बुलेटिन सुना सकते हैं आवाम को, जो पूरी दुनिया देखती है, लेकिन उनमें ये जुर्रत नहीं थी। ये आज इतनी ब्लैकमेलिंग है और इतना प्रेशर है मीडिया के ऊपर कि वो बेचारे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और किसी भी तरीके से आप तो मीडिया मार्कन भी डरते हैं। और इससे पहले जो बेरोजगार कर दिए इन्होंने, 6 अरब रुपए ड्यूज है इनके में, इनको चाहिए कि वो फौरी तौर पे अदा करें। क्यों ये दे रहे हैं? ये जो पहले मीडिया के साथ जाके स्ट्राइक्स में और दूसरे उनके एजुटेशन में जाके शामिल होते थे पीटीआई किरकान, आज वो लोग किधर हैं? आज क्यों नहीं मीडिया की बात करते? आज मीडिया की आजादी और आजादी साबित की बात क्यों नहीं की जाती? आज पाकिस्तान का मीडिया बिल्कुल प्रेशराइज है और अंडर प्रेशर है, बिल्कुल आजादी नहीं है। और आप देख सकते हैं रोजाना की बुनियाद पे जो बड़े बड़े एंकर्स हैं वो भी डरते हैं। आप आज कभी किसी पे पाबंदी लग जाती है, कभी किसी पे पाबंदी लग जाती है, कभी किसी को बंद कर दिया जाता है, कभी किसी को बंद कर दिया जाता है। लेकिन आसिफ बाजवा साहब, नून लीग पर भी इल्जामात लगते रहे हैं। जिस तरह आज अगर आप पीटीआई को कह रहे हैं, माजी में पीटीआई भी आप पे इल्जाम लगाती थी कि आप लोग मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरीके से आज मीडिया पाबंद किया गया है, आज मीडिया के लिए इनके अपने इंडिपेंडेंट रूल्स हैं। इस तरीके से मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में या पीएमएलएन की हुकूमत में कतई तौर पे ऐसा नहीं था। इल्जाम लगा देना तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई बंदा ये प्रूव नहीं कर सकता कि मीडिया के ऊपर इतनी पाबंदियां थी। आज तो अपोजिशन के शख्स को डायरेक्टली दिखा ही नहीं सकते। आज तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के जो प्यारे लोग हैं उनको दिखाया जाता है और मीडिया पर अपोजिशन लीडर्स को या दीगर जमातों को टीवी पे डायरेक्ट नहीं दिखा सकते।
PMLN के दौरे हुकूमत में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। ठीक है आसिफ बाजवा साहब, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन बात वही है कि लिफाफा कल्चर अगर पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो इल्जाम ये लगता रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने लिफाफा कल्चर बेसिकली मीडिया में इंट्रोड्यूस किया था। इस पर आप कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन है आपके पास? देखिए, जिस तरीके से आप लिफाफा कल्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इस तरह की बातें अपोजिशन में लोग करते रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तमाम लोग लिफाफा कल्चर के साफी नहीं हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप के ऊपर जबर करते हैं, लेकिन वो करप्शन नहीं करते, बददियानती नहीं करते, जमीर फरोशी नहीं करते। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं तो उनके ऊपर ये इल्जाम नहीं लगाया जा सकता कि ये मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको प्रेशराइज करके या किसी को, ये इससे पहले भी कई दफा बड़ा इल्जाम तराशी होती रही और केसेस भी अदालतों में चलते रहे। असगर खान साहब का केस भी है और इसके अलावा भी बड़े केसेस थे। ठीक है, कोई चीज हो सकी, कहीं साबित नहीं कर सके। इल्जाम लगाना कोई बड़ी बात नहीं है और मियां नवाज शरीफ साहब ने कभी किसी सहाफी को ब्लैकमेल नहीं किया। और जितनी पाबंदियां आज थी या जिस तरीके का मार्शल लॉ सहाफियों के ऊपर लगाया हुआ है, इस तरीके से कभी भी किसी और दौरे को, लेकिन अभी पहले इवन जनरल परवेज मुशर्रफ के हुकूमत में और या जनरल ज़िया-उल हक साहब के हुकूमत में भी मीडिया के ऊपर इतनी पाबंदियां नहीं लगाई गई जितनी आज पीटीआई। लेकिन अभी चूंकि हमारे पास हमारे साथ उस्मा कारदा साहिबा नहीं है एक टेक्निकल मसले की वजह से, खान साहब 2014 के धरने पर उन्होंने जियो पर भी इल्जाम लगाए कि जियो और नून लीग एक ही उसकी डगर में चलते हैं और मियां नवाज शरीफ बेसिकली जियो को कंट्रोल करते हैं। इस पॉइंट पर आज अगर हम बात करें, आप लोगों ने ARY का भी बॉयकॉट किया, PTI वालों ने जियो का बॉयकॉट किया। इस तरह अगर सियासी शख्सियात आपसी लड़ाइयों को मीडिया तक लेकर आएंगी तो मीडिया और सियासी शख्सियात का आपस में चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए मैं आपका सवाल कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सुन भी नहीं सका, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो हुकूमत, मैं दोबारा सवाल कर देता हूँ आपके लिए, वो अपोजिशन को स्नब करे। ये जो हुकूमत है, जो जिस पार्टी की हुकूमत है, उनका ये काम नहीं है कि वो मीडिया को स्नब करें। उनका ये काम है कि वो मीडिया की बात सुने। उनका ये काम है कि वो अपोजिशन पार्टीज की बात सुने और उनके साथ डायलॉग करें, उनको इंगेज करें। लेकिन आज तो ये गाली गलौज पे उतर आते हैं। पीटीआई की हुकूमत ने कभी भी किसी को ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दी। आप देखें कि ये पिछले दिनों में टीवी कर रहा था तो एक बड़े इनके जो अपोजिशन लीडर है सिंध हुकूमत में, वो अपोजिशन लीडर थे पीटीआई, लेकिन उन्होंने इतनी बदतमीजी से मेरे साथ बात की और मैं हैरान रह गया कि एक नेशनल असेंबली का मेंबर जो है इस कदर बदतमीजी कर सकता है। और मैं हैरान रह गया कि यार इस तरह बोलना नहीं चाहिए। देखिए, आपको अल्फाज के चुनाव का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा जब आप मीडिया पे बैठते हैं, जब आप अदालतों के बात करते हैं, या आप जब हुकूमत के खिलाफ बात करते हैं, या आप अपोजिशन के खिलाफ बात करते हैं, तो आपका अल्फाज का चुनाव बेहतरीन होना चाहिए। आपको तनकीद करनी चाहिए। तनकीद जो है वो सिर्फ तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए, आपको बेहतरी के लिए जाना चाहिए। मिसाल के तौर पे जिस तरीके से ये लॉकडाउन का मामला है, आज जिस तरीके से कोरोना वायरस का मामला है, और पीटीआई की हुकूमत आज देखिए, मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि कोई एसओपी आज तक ये नहीं बना सके। मिसाल के तौर पे डस्का की पुलिस है, लाहौर की पुलिस है, सियालकोट की पुलिस है, मुल्तान की, पूरे पंजाब में कोई एक एसओपी नहीं है। कहीं किसी को जाने दे रहे हैं, कहीं किसी को नहीं जाने दे रहे। कोई एसओपी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने नहीं दिया, कोई एसओपी जो वफाकी हुकूमत है उन्होंने नहीं दिया कि ये शख्स जो है ये ट्रैवल नहीं कर सकेगा, ये शख्स मोटरसाइकिल पे नहीं जा सकेगा, ये शख्स जो है ये कार पे नहीं। जहां मर्जी जिसको खड़ा करते हैं, जहां मर्जी जिसको जाने देते हैं। और अगर 144 की 144 की खिलाफ वर्जी होती है, अवाम को पकड़ते हैं, कानून रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो शाम को रात को 9 बजे
प्राइम मिनिस्टर इमरान नियाज़ी साहब स्टेटमेंट देते हैं कि भाई जिनको पकड़ा है उनको छोड़ दो, भाई इस तरह नहीं हो सकता। लेकिन आसिफ बाजवा साहब और ये चारों सूबों के लिए देखिए ना, ये इतना नाकाम तरीन लॉकडाउन है और इमरान नियाज़ी साहब कहते थे कि इंशाल्लाह 25 अप्रैल तक 50,000 बंदों को ये कोरोना हो जाएगा। भाई खुदा का खौफ करो इमरान नियाज़ी साहब, लोगों को बचाने की बात करो। अगर आप अवाम को बचाएंगे तो फिर आप इकानमी को बचा सकेंगे। अगर आप ठीक है आसिफ बाजवा साहब, ये दुनिया के वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने अवाम से पैसा मांगा है, जिन्होंने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से पैसा मांगा है। भाई पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, लोगों का काम बंद पड़ा हुआ है, आप उनसे आसिफ बाजवा साहब आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इन्होंने तो ईदी फाउंडेशन को नहीं बख्शा, इन्होंने ईदी साहब के बेटे से 1 करोड़ रुपए ले लिया, जो पहले लोगों से सदका ज़कात खैरात इकट्ठी करते हैं, इन्होंने उनसे भी 1 करोड़ रुपए ले लिया। अरे भाई कुछ खुदा का खौफ करो। पूरी दुनिया के जो सरबराहाने ममलकत हैं वो अवाम को बेल आउट पैकेज दे रहे हैं, वो लोग अवाम को रिलीफ दे रहे हैं, अवाम को पैसे दे रहे हैं, ये अवाम से पैसे मांग रहे हैं। ठीक है आसिफ बाजवा साहब, आपको आवाज आ रही है? खाना खिलाना और आपको आवाज आ रही है? आसिफ बाजवा साहब आपको आवाज आ रही है? जी ब्रोकन हो रही है, आपकी आवाज ब्रोकन हो रही है जरा थोड़ा। अच्छा आसिफ बाजवा साहब, इमरान असलम चीमा जिसने कत्ल किया ज़ीशान भट्ट का, कहा यह जाता है कि वो नून लीग से उसका ताल्लुक था। आप चूंकि नून लीग की नुमाइंदगी कर रही हैं, आपकी पार्टी ने उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया? मुझे ब्रोकन हो रही है आवाज, आई एम सॉरी, मुझे क्लियर नहीं आवाज आ रही, जरा प्लीज रिपीट कीजिए। आसिफ बाजवा साहब आवाज आ रही है आपको? आई एम नॉट लिसनिंग सर। ठीक है जी आसिफ बाजवा साहब, आवाज आ रही है, आप तक पहुंच पा रही? अब आवाज आ रही है, आप बोलिए। ठीक है आसिफ बाजवा साहब, कहा यह जाता है कि इमरान असलम चीमा जिसने कत्ल किया ज़ीशान भट्ट का, उसका ताल्लुक नून लीग से था। आपकी पार्टी ने उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया? सर मुझे इमरान असलम चीमा की आवाज आगे कोई आवाज नहीं। ठीक है, देखिएगा अब आपको आवाज क्लियर आ रही है? आवाज नहीं आ रही, मुझे आवाज नहीं आ रही। ठीक है, तो नाज़रीन ये था आज का शो, जो हमें कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से जल्दी खत्म करना पड़ा है। आज के शो में हमने जानने की कोशिश की कि किस तरह जो मीडिया पर जो मीडिया की जो आज़ादी है उसको किस तरह से पाकिस्तान में कुछ उस तरह की अहमियत नहीं दी जाती जो जिस तरह वेस्ट में दी जाती है। हमने ज़ीशान भट्ट का जिक्र किया जिसको कत्ल किया गया 2 साल पहले एक सियासी शख्सियत की जानिब से, लेकिन आज तक उस मुकदमे का कोई हल नहीं निकल पाया। हमारे साथ आज के शो में मौजूद थे आसिफ बाजवा साहब, उस्मा कारदार साहिबा और इरफान भट्ट साहब, ज़ीशान भट्ट साहब के जो बड़े भाई हैं। उनसे हमने जाना कि उनके मसाइल क्या थे, किस तरह पुलिस ने उनको धमकियां दी, पुलिस ने उनकी मदद नहीं की। लेकिन उस्मा कारदार साहिबा जो कि पीटीआई की नुमाइंदगी कर रही, उनकी तरफ से ये कहा गया कि अगर इरफान भट्ट साहब उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो वो उनका मामला सीएम तक पहुंचा देंगी। तो उम्मीद यही करते हैं कि इस जो मुकदमे का जो हल है वो किसी तरह से निकल आए और ज़ीशान भट्ट साहब को इंसाफ मिल जाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।